हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जो बचे हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और उसके ऊपर एक स्टोरी के माध्यम से और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश करेंगे उनके नंबर्स के साथ। तो आइए दोस्तों, एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से डीपीएसपी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और फिर बचे हुए डीपीएसपीज हम आज देख लेंगे। तो दोस्तों, ये फैक्ट्स हमने देखे थे कि कहाँ से बोरो किया गया है, प्रीएम्बल के अंदर आइडियल्स क्या एनविजन किए गए हैं, सापरू कमेटी ने बनाया था इन डीपीएसपीज को और ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते। ये सोशल, इकोनॉमिक और गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। फिर हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखी थी और ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ये जाना था आर्टिकल 37 के द्वारा। फिर हमने आर्टिकल 38 में सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट समझा। आर्टिकल 39 में इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ के 6 प्रिंसिपल्स देखे थे जो कि इस आर्टिकल में दिए गए हैं। और इसमें हमने जाना था कि आर्टिकल 39B और 39C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर हमने आर्टिकल 39A भी जाना था, फ्री लीगल एड वाला और इक्वल जस्टिस वाला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पे देखा था हमने। फिर 41 देखा था, राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस टू ओल्ड एज, सिक एंड डिसेबल्ड पीपल। फिर हमने जाना था मैटरनिटी बेनिफिट और ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 43 में हमने लिविंग वेज का कंसेप्ट जाना था और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में जाना। आर्टिकल 43A में हमने जाना था पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के थ्रू जो अचीव किया गया गवर्नमेंट द्वारा। और फिर हमने 43B में जाना था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 97th अमेंडमेंट 2011 में की गई थी। आज दोस्तों हम जानेंगे आर्टिकल 44 से 51 के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 39A डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस में दिया गया है, इन्विजन किया गया है आर्टिकल नंबर 44 में। तो गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए, टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड मूव करना, यानी कि सबके लिए जो सिविल लॉज हैं सिटीजन्स के वो इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। अभी क्या है, जैसे कि आपने देखा कि मुस्लिम्स के लिए कुछ जो सिविल उनकी स्फीयर ऑफ लाइफ है, कुछ लॉज उनके पर्सनल लॉज अलग हैं जो कि बाकी सिटीजन्स के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रिपल तलाक वाला इशू हुआ था, तो ट्रिपल तलाक क्या है, एक पर्सनल स्फीयर है मुस्लिम्स के लिए। तो उनको भी नॉर्मल जो बाकी सिटीजन्स को राइट्स हैं, उनके जो सिविल स्फीयर में राइट्स हैं वो भी इक्वल करने की तरफ एनविजन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आर्टिकल नंबर 44, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सीधा नंबर 44। फिर आता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए बिलो 6 ईयर्स जो है, और उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब उनको जो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए चाहिए फैसिलिटीज़, वो सब मिलनी चाहिए चिल्ड्रन के लिए। ऐसे लॉज गवर्नमेंट को इनैक्ट करने हैं। तो चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑलरेडी इनैक्ट कर चुकी है। जो अपनी स्कीम्स हैं उसके अंदर भी इनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, मिड डे मील स्कीम्स हैं जैसे कि। तो ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट को बनानी है जो कि चिल्ड्रन की अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर आता है आर्टिकल नंबर 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन सा करा है, EWS के लिए रिजर्वेशन जो की है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने एनैक्ट की है। इसके अंदर और कैसे प्रिवेंशन के लिए करा है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इनैक्ट किया गया था जो कि SC STs के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टेट की क्या जिम्मेवारी है, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन, कोई अंडर न्यूट्रिशन ना हो सोसाइटी में, बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिले और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक का इम्प्रूव हो, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो। तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 47 में। तो ये किस में इंश्योर किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, जिसमें कि न्यूट्रिशन की भी आधार पे
कितनी मिनिमम लोगों को मिलनी चाहिए, उनका अधिकार था, वो दिया गया था। तो ये आर्टिकल 47 के बेस पे था। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो प्रमोट करे एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को, जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। तो इसके बेसिस पे बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं। फसल बीमा योजना है, किसानों के लिए जो भी स्कीम्स बनाती है गवर्नमेंट, ये सारी इस आर्टिकल के अंदर आती हैं। फिर है 48A, ये है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाना है। ये 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था। तो ये आर्टिकल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 48A। इसके अंदर कौन कौन से एक्ट हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने 1972 में, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में, वाटर पोल्यूशन एक्ट, लैंड पोल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट है। तो ये एक्ट जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए। फिर है आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बचाना है, उनकी टेक केयर करनी है। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो ये बनाया है गवर्नमेंट ने इनकी प्रोटेक्शन के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है जो इसके बारे में देखता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 49 के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज में नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, मॉन्यूमेंट्स और फॉरेस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है ये अलग अलग रहेंगी। स्टेट और जुडिशरी जो है, गवर्नमेंट और जुडिशरी जो है, उनके बीच में प्रॉपर डिमार्केशन होगी और स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी जुडिशरी के काम में, और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। अब ये इंटरफेरेंस की लाइन बहुत थिन है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, जो हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इनको इंटरडिपेंडेंट भी बनाती है और ये कैसे एक दूसरे पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं वो भी हम जानेंगे। फिर लास्ट जो आर्टिकल है डीपीएसपी का वो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे कि हमने देखा था प्रीएम्बल में ही कि हमारा जो ब्रदरहुड का कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, वासुदेव कुटुंबकम। तो वही ये कहते हैं कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे पीस, शांति होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी के। अब इनको देखते हैं कि याद कैसे कर सकते हैं हम, एक स्टोरी बना के या कैसे लिंक करके इनको आपस में हम याद कर सकते हैं नंबर्स के साथ। अब इसमें मैंने पिक्चर्स भी यूज़ करी हैं क्योंकि पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जगह काम आती है याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कि कौन सा आर्टिकल है इसके अंदर। तो पिक्टोरल भी है और एक स्टोरी भी आप बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले 3 चीज़ों के ध्यान को में रखते हुए हमने डीपीएसपी को इनैक्ट किया। तो 3 क्या है? सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस और जुडिशल जस्टिस। तो ये आर्टिकल क्या है? 38 सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस 39 में दे रखे हैं और 39A में क्या दे रखा है? जुडिशल जस्टिस, यानी कि जो हमने फ्री लीगल एड वाला डीपीएसपी देखा था। तो इन तीनों के लिए हम कहाँ जाएंगे? पंचायत में, यानी कि पंचायत हम ऑर्गेनाइज करेंगे, आर्टिकल 40 में दे रखा था। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और लीगल जस्टिस के लिए हम कहाँ जाएंगे? पंचायत में। और मांगेंगे क्या क्या? क्या 5 चीज़ें मांगेंगे हम इसके अंदर? राइट टू वर्क चाहिए हमें पंचायत में से, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, लिविंग वेज चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चाहिए। तो ये ऐसे याद रखना है कि हम सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस और लीगल जस्टिस के लिए पंचायत जाएंगे और मांगेंगे राइट टू वर्क, मैटरनिटी, लिविंग वेज, इकोनॉमिक जस्टिस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 43 तक आपको याद हो गए ऐसे। ठीक है, तो अगर हमें वहाँ पे यूनिफॉर्म मिला, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मिला, तो हम उनसे और क्या मांगेंगे? उनकी यूनिफॉर्म मांगेंगे। अब यूनिफॉर्म किसकी मांगेंगे? बच्चों की यूनिफॉर्म मांगेंगे। तो बच्चों के लिए जो है वो मांगेंगे यूनिफॉर्म और SC/ST के लिए यूनिफॉर्म मांगेंगे। तो ये ऐसे याद कर लेना। 3 जस्टिस के लिए हम पंचायत जाएंगे और पंचायत से हमने 5 चीज़ें मांगनी है और अगर हमें वहाँ 5 मिल गई तो हम यूनिफॉर्म मांगेंगे स्टूडेंट्स और SC/ST के लिए। तो बच्चों के लिए हमें और SC/ST के लिए क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन और
एग्रीकल्चर यानी कि फूड सिक्योरिटी, तो ये भी हमें पंचायत से मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉरेस्ट के राइट्स और मॉन्यूमेंट्स के राइट के लिए हमें पंचायत से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े इश्यूज हैं, फॉरेस्ट और मॉन्यूमेंट्स, ये पंचायत की बस की बात नहीं है। तो ये कहाँ से मिलेंगे? हमें जुडिशरी से मिलेंगे, यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, स्टेट और एग्जीक्यूटिव हमें फॉरेस्ट और मॉन्यूमेंट्स के राइट देगी। और अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो हमें ये राइट कहाँ मिलेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे, यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक तरीका था जिससे कि आप याद कर सकते हैं, पिक्चर्स को दिमाग में रख के याद रख सकते हैं, आपस में इनकी स्टोरी से लिंक करके इनको याद रख सकते हैं। अब ये मेथड आप पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन सी आपको ज़्यादा सूट करती है याद करने में, मेमोराइज करने में। तो इसमें आप कीवर्ड्स याद कर लीजिए। 38 में वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक लाइवलीहुड, लीगल इक्वालिटी, फिर पंचायत्स, फिर आप राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क, मैटरनिटी एंड वर्किंग कंडीशंस, लिविंग वेज, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, फिर SC/STs, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, मॉन्यूमेंट्स, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड इंटरनेशनल पीस। तो या तो आप कीवर्ड याद कर लीजिए या स्टोरी से लिंक करके याद कर लीजिए, या आपके पर्सनल मेमोराइजिंग के तरीके पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पे। हमने इसमें कोशिश की कि इनको याद कैसे किया जा सके और इनकी इंपॉर्टेंस को भी समझा गया इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।